सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री क्लास। ये है हमारी आज की 5th क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, इसमें है हमारा चैप्टर। आपने कभी सिलेबस की वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आपका सिलेबस देख सकते हो और उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। आदि ऐतिहासिक भारत, सरस्वती, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन पहले किस प्रकार बनेगा। पहले देखते हैं आदि ऐतिहासिक भारत, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले आता है प्रश्न। प्रश्न इसमें है हम तीन है, तो हम क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें कवर कर लेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए और आपको देखने में भी आसानी हो। प्राचीन हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र, इसमें इसका विस्तार क्षेत्र, काल के बारे में बताएं एवं इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। कि भाई सभ्यता तो है, बट सभ्यता का मतलब सबसे पहले किसने खोज करी, क्या क्या मिला उसमें, कहाँ पर खोज हुई, उसका स्थल, कौन सी नदी थी, है ना। फिर कहते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम आज इसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताएं, है ना। तो आइए हम देखते हैं उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सिंधु, हड़प्पा और वो एक ही है। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान हमें केवल उन वस्तुओं से होता है जो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन उन्हें खुदाई में प्राप्त हुई है। देखो, हमें किस बात से पता चलता है, जो उत्खनन मतलब जो खुदाई में जो प्राप्त हुई है ना, जैसे कि उन्हीं वस्तुओं से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, और उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इन वस्तुओं में नगरों के आभूषण, बर्तन, मोहरे, मूर्तियाँ, खिलौने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं क्या क्या मिली। भाई पहले भी लोग रहते थे तो उनको बर्तन की आवश्यकता होती थी, मोहरे होते थे, आभूषण होते थे, बच्चों के खिलौने होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हुई, खुदाई में प्राप्त हुई, और इन्हीं के हिसाब से हम पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें ग्रामों के स्थान पर नगरों की प्रधानता थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता ना होकर कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित थी। हर चीज़ एक कॉलोनी के टाइप में कटी हुई थी। आजकल हम देखते हैं ना कॉलोनियाँ, वैसे ये क्या करती थी, कॉलोनी के टाइप में थी। भाई बहुत पुराने समय में भी उस समय का सिस्टम था, देख लो। इस सभ्यता में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस सभ्यता में क्या है, लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। प्राप्त प्राप्त मुहरों पर जो लिपि है वह पढ़ी नहीं जा सकती है। भाई मुहरें तो जो प्राप्त हुई है, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज के हिंदी के जैसे नहीं है, वो कुछ अलग लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को हम क्या करने पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमें कुछ ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं, है ना। हड़प्पा कालीन सभ्यता की विशेषता का उल्लेख, हम उसकी नगर निर्माण, भवन निर्माण, देखो उसका था, वहाँ पे नगरों का निर्माण था, भवन निर्माण था, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक व राजनीतिक जीवन के आधार पर कर सकते हैं। तो हमें यही सारी विशेषता देखनी। पहले हम देखेंगे कि नगर निर्माण, ठीक है। तो क्या होता है, नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि एक नगर नगर मतलब आज के जो हम सोसाइटीज़ देखते हैं ना, कैसे एक कॉलोनी कटती है, वो एक सुव्यवस्थित रहती है, उसके आमने सामने मकान रहते हैं, ठीक है, नालियाँ रहती हैं, वैसे ही सारी चीज़ें एक समकोण पर काटती है ना। फिर क्या होता है, नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये सबको क्लियर हो गया। इन नगरों का निर्माण विभिन्न नदियों के किनारे पर किया गया था। भाई पानी की आवश्यकता तो होती थी, इसलिए क्या करते थे, नदियों के किनारे पर ही सारी चीज़ें बसाते थे। मोहनजोदड़ो के अवशेष सिंधु नदी के और पंजाब के हड़प्पा, मतलब पंजाब में रावी नदी के तट से प्राप्त हुए। देखो, मोहनजोदड़ो के जो अवशेष है ना, वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और हड़प्पा के पंजाब में रावी नदी के तट पर। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं, पर हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। इन नगरों का निर्माण योजनाबद्ध रूप से किया गया था। एक योजना के तरीके से किया गया था। मुख्य सड़कें पर्याप्त जोड़ी हुई थी, और कहीं कहीं आधे मिनट तक सीधी गई हुई थी। ऐसे सीधी गई हुई थी, फिर ऐसे मोड़ दी जाती थी, ठीक है। फिर क्या करते थे, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री, ठीक है।
फिर क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त छोटी छोटी गलियां थी, छोटी छोटी गलियां थे, जिसे दोनों और मकान बने हुए थे। तो मैंने बताया ना, दोनों और, जैसे कि ये गली है, ये गली है, तो यहाँ पर भी मकान है और यहाँ पर भी मकान है आमने सामने। प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं था, और जैसे एक गली है उसमें क्या था, एक सार्वजनिक कुआं था। प्रत्येक सड़क पर नाली बनी हुई थी, होती थी, जिसमें मकान की नाली जाकर मिली होती थी। ये नाली बनी है, उसमें मकान की नाली जाकर मिल जाती थी। सड़क की नालियाँ ईंटों से ढकी होती थी, और सबसे अच्छी बात है कि वो क्या करती थी, ईंटों से ढकी हुई होती थी। नालियों और सड़कों को साफ करने का प्रबंध किए हुए थे। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर एक विकास सभ्यता के आदित्य नमूने हैं। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है, नगरीय सभ्यता है। अब बोलते हैं भवन निर्माण। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे भवन निर्माण, जैसे अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, ये सारी चीज़ें मिली है। तो भवन निर्माण सिंधु सभ्यता के नगरों के निवास भवन और सार्वजनिक भवन भी योजना के ढंग से बने हुए थे। भाई एक सुव्यवस्थित एक योजना के रूप में बने हुए थे, है ना। दोनों नगरों की पश्चिमी दिशा से सुरक्षा भवन, दुर्ग भवन बनाए गए थे। निवास के भवन सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। देखो ये सड़क है, सड़क के इस ओर भी है और इस ओर भी है, क्या, निवास मतलब रहने के घर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यह भवन छोटे और बड़े दोनों प्रकार के थे। देखो कुछ छोटे भी होते थे, कुछ बड़े भी होते थे, ठीक है। छोटे भवन 2 कमरे वाले होते थे, और बड़ा मतलब क्या करता था, 10 कक्षाओं वाला होता था। 10 कक्षाओं वाले कमरे होते थे। मतलब छोटे में क्या होते थे, 2 कमरे वाले होते थे, और बड़े में कितने, 10 कमरे वाले होते थे, ठीक है। यह भवन प्रायः 2 या 3 मंजिल के होते थे। इनके निर्माण में पकी हुई ईंट का प्रयोग होता था। कौन सी ईंट का, पकी हुई ईंट का प्रयोग होता था। विश्व के किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में ऐसी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। स्नानागार, खुला खुला आंगन, रसोई घर होता था, और एक कुएं की व्यवस्था थी। स्नानागार और शौचालय का पानी जो रहता था निकालने के लिए ढकी हुई नाली बनाई गई थी। अब उसके देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। ऐतिहासिक निश्चित प्रमाण के अभाव, देखो इसमें निश्चित प्रमाण तो नहीं मिले। सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमारा ज्ञान केवल अनुमानित तक ही सीमित है। सिर्फ हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं। हम बोलते हैं इसमें सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन सुखमय व शांतिपूर्ण था। एकदम सुख शांति से ये लोग रहते थे। हड़प्पा का समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। विद्वानों का अनुमान है कि समाचार श्रेणी में था। पहले पुरोहित पहला कौन था, पुरोहित था। दूसरे में कौन थे, योद्धा। और तीसरे में व्यापारी व शिल्प। और चौथे में कौन थे, कृषक। मतलब 4 वर्गों में, 4 श्रेणियों में विभाजित था। पहले कौन थे, पुरोहित। दूसरे कौन थे, दूसरे थे योद्धा। और तीसरे थे व्यापारी या शिल्प। और तीसरे कौन थे, कृषि। और क्या कहते हैं, जो श्रमिक थे लोग, है ना। यहाँ के निवासी मात्र लोगों का सॉरी मृत मृत मतलब जो मरे हुए लोगों का संस्कार शव को भूमि में गाड़कर करते थे। ये जलाते नहीं थे, ये क्या करते थे, गाड़ देते थे शव को। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। हड़प्पा के निवासियों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि करना, पशुपालन और व्यापार व अन्य विविध वस्तुओं पर आधारित था। यहाँ के लोग क्या करते थे, गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल आदि वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ये तो अपन मतलब आज के अपन जीवन से भी इसको कभी देखें तो आज भी हम क्या करते थे, गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल लगाते हैं। तो ये आपको याद रखने में बहुत आसान होगा। वह खजूर, नारियल, तरबूज, अनार तथा नींबू आदि फलों का भी उत्पादन करते थे। कृषि के लिए वह सिंचाई सुविधा का क्या होता है, यथेष्ट उपयोग करते थे। अब वो क्या करते थे, गाय, बैल, कुत्ता पालन हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय था। और पालतू पशु कौन सा था, हड़प्पा वासियों का तो कुत्ता ही था। यह लोग भारत के दूसरे भागों तथा अन्य देशों जैसे कि मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया आदि से क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके धार्मिक जीवन पर। सिंधु सभ्यताओं में धार्मिक जीवन में ये विभिन्न संकेत उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। उनमें मोहरों पर उत्पन्न देवी देवताओं, धार्मिक जीवन में हमें क्या, देवी देवता हैं। फिर पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक वस्तुओं की आकृतियाँ मतलब प्रमुख, ये उत्खनन से हमें प्राप्त हुई है। तो हमें क्या लगा कि उनका एक धार्मिक जीवन भी था। इन प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के निवासी कहते हैं मात्र देवी तथा प्रकृति देवी पशुपति हो गए। पशुपति इनका क्या है, यहाँ का पशुपति की पूजा करते थे ये लोग। फिर क्या होता है, शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं। और इनका कहता है कला और संस्कृति। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के अध्यापिक किसी उच्च
लिखेगा नहीं। कोटि की कला के चिन्हित उपलब्ध नहीं हैं कि यहाँ पर एक ऐसी ऐसी टाइप की कला चलती थी, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग कला के प्रति उदासीन भी नहीं थे भाई, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कला थी ही नहीं थी। उन्होंने योग्यताओं की दृष्टि से कला का विकास किया, उन्होंने अपनी योग्यता की दृष्टि से उस कला का विकास किया। उनकी कलाओं के नमूने हम मोहरों और गौतम मूर्तियों में प्राप्त होते हैं, मतलब प्राप्त होते देख सकते हैं। अब क्या होता है, समकालीन सभ्यताओं में समानता। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसी समकालीन सभ्यता थी, उनके क्या थी, एक समान थी। सिंधु घाटी और सुमेरियन की सभ्यता में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस समय क्या थी, सुमेरियन की सभ्यता थी। कुछ विद्वानों ने बताया है कि उनका मत है कि दोनों सभ्यताओं में समानता इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि यह दोनों देशों में व्यापारिक संबंध होने के कारण एक जैसी अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भाई क्यों समानता दिखाई जाती, क्योंकि इनका जो सामान था ना, इनकी जो वस्तुएं जो बनाते थे, ऐसा क्या होता, सुमेरियन लोगों से क्या करते थे, व्यापार करते थे, तो वस्तुएं आदान प्रदान होती थी। आदान प्रदान होने के कारण कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम हो जाती थी, इसलिए इनका ये मत है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश अ, देखो, इसका विनाश ऐसा माना जाता है, कुछ का मानना ऐसा है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकोप के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सिंधु नदी है ना, उसमें क्या हो गया था, बाढ़ आ गई थी, कुछ का ऐसा कहना है। चलो आइए हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विनाश प्राप्त अवशेषों का विभिन्न साथ हो के आधार पर हो सकता है। इस सभ्यता का विनाश और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है। देखो, विनाश भी होता रहा, फिर पुनर्निर्माण होता रहा। सिंधु घाटी की बाढ़ और प्रभाव में परिवर्तन होने तथा किसी प्रकृति के प्रकोप के कारण सभ्यता का विनाश हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी क्लास होती है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच। आपने ये जो वीडियो देखी, आप इसको लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। आपने कभी इसका सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हो। थैंक यू।